प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। अरे डरो मत, भागो मत। स्मृति ईरानी की नींद उड़ा देंगे। डरो मत, भागो मत। अमेठी टू रायबरेली पहुंच गए हैं राहुल गांधी और यही आज रण क्षेत्र का महत्वपूर्ण विषय है। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और इसलिए महत्वपूर्ण विषय इसे कहा जा रहा है क्योंकि इस सीट को लेकर सबसे ज्यादा सस्पेंस बरकरार था कि आखिर अमेठी और रायबरेली से उतरेगा कौन चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से। सस्पेंस से पर्दा हटता है। उम्मीद की जा रही थी कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नहीं, अमेठी से नहीं बल्कि रायबरेली से चुनावी ताल ठोकते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच में जब ये बड़ा परिवर्तन होता है तो भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मौका मिल जाता है कांग्रेस को घेरने के लिए। कहा जाने लगा कि ये तो डर है, ये तो हार परिणाम से पहले ही स्वीकार कर ली गई है। प्रधानमंत्री हो या फिर गृह मंत्री हो, दोनों के ही तीखे तेवर आज देखने को मिले जब प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि ये डरने और भागने वाली स्थिति क्यों बन गई है। सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ये समझ चुकी है कि राहुल गांधी का जो पॉलिटिकल करियर है वो खतरे में है और इसीलिए सेफ साइड के लिए रायबरेली चुना गया। लेकिन रायबरेली से भी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को नहीं जिता पाएगी। अमित शाह कहते हैं कि लॉन्च कई बार किया गया, ये 21वीं बार लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन सही लैंडिंग हो नहीं पाएगी। लेकिन इन सब के बीच में कांग्रेस कह रही है कि शतरंज के वो खिलाड़ी हैं राहुल गांधी जो शय और मात दोनों की ही परिभाषा समझते हैं। बीजेपी सिर्फ बोलती रहेगी और हम करके दिखा देंगे। कांग्रेस इस बार जिस तरीके का परचम लहराएगी उसकी कल्पना भी बीजेपी ने नहीं की है। तो वार प्रतिवार के बीच में आज का दिन बेहद खास और चर्चा इसी बात की कि आखिर क्यों राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर रायबरेली जाना पड़ा है और अगर रायबरेली जाना मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का तो बीजेपी को इसके लिए अब कितना तैयार रहने की जरूरत है। कुछ ही देर में इस मुद्दे पर मेरे साथ जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले दिन भर कैसे चलते रहे बयान तीर, जल्दी से एक नजर। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अरे उन्होंने खुद ही भाग के वाराणसी आए ना जी, पूछो। कुछ समय पहले तक राहुल गांधी जी कहते थे डरो मत, डरो मत, डरो मत। अब डर डर कर कभी अमेठी से वायनाड, कभी वायनाड से रायबरेली, ये दिखाता है कि हार का डर कहां कहां लेकर जा रहा है। और डर तो इतना कि एक साथ कहीं दोनों ही ना हार जाएं। भाजपा की सत्ता जारी, वो आजकल जो बोल रहे हैं वो बहकी बहकी बातें हैं, तो उनका तो जवाब देने से कोई फायदा नहीं। कांग्रेस का आज मेरे ख्याल से जो भी इंदिरा जी का प्रशंसक होगा, आज राहुल जी को अपने बीच में देख के उसे एक बार फिर पुरानी यादें आती हैं, उसे एक उम्मीद जागती होगी कि ये भारत का भविष्य है। इसके तरक्की के साथ रायबरेली की जो रुकी हुई योजनाएं हैं या जो बंद कर दिया गैर कांग्रेसी सरकारों ने, अब वो फिर से प्रारंभ होगा। देखिए क्या कहना है, गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया राहुल गांधी, हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह। रोज समझ के फैसला होगा, अच्छा फैसला होगा। दोनों सीटें जीतेंगे भारी बहुमत से। पूरे देश भर में माहौल गया है, मैसेज गया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। मैं पहले भी कह रहा था, श्री राहुल गांधी जी और गांधी फैमिली को साहस नहीं हो रहा है अमेठी रायबरेली लड़ने का, लेकिन किसी ने समझाया होगा कि श्रीमती सोनिया गांधी जी पिछली बार इतने वोटों से जीत गई थी, इसलिए तुम अमेठी मत जाओ, रायबरेली चलो। लेकिन रायबरेली में
अमेठी से भी बड़ी पराजय से राहुल गांधी जी की होने जा रही है। रायबरेली ये इंदिरा गांधी जी के जमाने से पूरा नेहरू परिवार रायबरेली से लड़ता आया है, एक परंपरा है रायबरेली की। अमेठी तो आप कोई भी जीत जाएगा। केएल शर्मा जी है, ये केएल शर्मा जी ये गांधी परिवार के एक सदस्य है। इस बार स्मृति ईरानी लोकसभा नहीं जा रही है। रायबरेली अमेठी प्रदेश सहित प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। कांग्रेस डरी हुई है, पलायन करके राहुल गांधी पहले वायनाड गए थे, अब रायबरेली आए, वहां भी इनको हार का सामना करना। और कांग्रेस इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ सरकार 2024 में बनाने जा रही है। ये तय हो गया। राहुल जी लड़ने वाले लोग, फाइटर लोग पीछे नहीं हट सकते, लड़ रहे हैं और निश्चित तौर से भारी बहुमत से जीतेंगे, भारी वोटों से जीतेंगे। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है हमारे भाई केएल शर्मा जी, किशोरी लाल जी, वो स्मृति ईरानी की नींद उड़ा देंगे। उनको एक घर घर की जानकारी है, वो पूरा काम किए हैं, करीब 25-30 साल से वहाँ काम कर रहे हैं और एक एक घर, एक एक गांव की जानकारी है किशोरी लाल जी को, और वो निश्चित तौर से स्मृति ईरानी को भारी मतों से चुनाव हराएंगे। तो बयानों के तीर आपने सुन लिए हैं, दोनों तरफ से ही वार प्रतिवार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से अगर चुनावी मैदान में उतरे हैं तो फिर उन समर्थकों का क्या होगा, उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ता हुआ देखना चाहते थे। आखिर लोग जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी फाइटर है, फाइटर मैदान नहीं छोड़ता, ये प्रश्न बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा है। और इन सब के बीच सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी के गुट में नाराजगी है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जो सोनिया की लीगेसी है रायबरेली वाली, उसे प्रियंका गांधी आगे बढ़ाएंगी और अमेठी में ताल ठोकते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। लेकिन तमाम परिस्थिति बदल गई है। ये बदली हुई परिस्थिति आने वाले समय को कितना दिलचस्प बनाएगी, इसी पर होगी आज की चर्चा। पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ आलोक वत्स जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। कांग्रेस का पक्ष आज रखने वाले हैं हमारे साथ एडवोकेट रविंद्र ढुल जी, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। आप तीनों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा। कहीं मत जाइएगा, रण क्षेत्र की चर्चा बस कुछ ही सेकंड्स पे। तो चलिए रण क्षेत्र में सीधे चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और चर्चा की शुरुआत करते हैं। अमेठी टू रायबरेली का सफर शुरू हो गया है, नॉमिनेशन दाखिल कर दिया गया है राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र ढुल जी के साथ ही शुरुआत करते हैं। रविंद्र जी, सवाल पूछा जा रहा है न केवल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, बल्कि देश की जनता भी ये जानना चाहती है, आखिर अमेठी छोड़कर रायबरेली, कहा यह जा रहा है कि परिणाम से पहले ही क्या हार स्वीकार कर ली गई है? हार स्वीकार करने की बात होती तो वह ना रायबरेली से लड़ते ना ही अमेठी से लड़ते। दोनों इनके हमेशा इनके गांधी परिवार की पारिवारिक सीटें रही हैं, दोनों में से किसी से भी वो लड़ सकते थे और वो लड़े हैं, उसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। और ये जो जिस प्रकार का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, शायद इनको ये पता नहीं है कि 1983 से 1983 यानी कि पिछले 41 साल से जो है अमेठी और रायबरेली के अंदर गांधी परिवार की तरफ से जो राजनीतिक कार्य संभालने वाले हैं वो किशोरी लाल शर्मा जी, उनको अमेठी से टिकट दी गई है। तो ये कहना कि भी गांधी परिवार नहीं लड़ रहा है, ये तो पहली बात तो अपने आप में एक बिल्कुल गलत और मैं कहता हूँ कि रॉन्ग नैरेटिव है। और जो मैं सुन रहा था भी भारत के प्रधानमंत्री को, ठीक है, अब वायनाड से भी राहुल जी लड़े, तो वायनाड से भी वो जीत करके आएंगे, पहले भी जीतते थे। हालांकि अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने एक 340 के दर्ज किया हुआ एक कि उनको नेता नहीं कहा जा सकता। 340 किसी व्यक्ति के ऊपर आपराधिक यदि मुकदमे हो, 3-3 पेज जो है, मैं ये कहता हूँ कि अखबार के अंदर जिसके भारतीय जनता पार्टी को छपवाने पड़े, जिस व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति को जिसको अपराधी और गुंडा कहा जा सकता है, जिसको राहुल गांधी जी के खिलाफ लड़ने के लिए जो है वायनाड में उतारा गया, वो भी हारने वाला है।
तो यहाँ पर जहां तक बात रायबरेली की है, रायबरेली और अमेठी दोनों सीट कांग्रेस जीतने वाली है। किसी प्रकार के मुगालफे में भारतीय जनता पार्टी ना रहे। रविंद्र जी, किसी भी प्रकार दो बातें जरा आप बताइए। आपने कहा कि अमेठी और रायबरेली दोनों ही कांग्रेस का गढ़ रही है। एक किला तो 2019 में ढह गया था, विजय किसी और ने हासिल कर ली। एक किला तो निकल चुका था आपके हाथ से। दूसरी बात, सर लेट मी कंप्लीट माय क्वेश्चन। नहीं, आप सुन लीजिए ना, प्रश्न सुन लीजिए, दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि रायबरेली और वायनाड दोनों से है, तो ये तो फिर अगर वो आप इतना दावा कर रहे हैं कि वो वायनाड से भी जीतेंगे, वो रायबरेली से भी जीतेंगे, तो जीतने के बाद कौन सी सीट छोड़ेंगे? कौन सी जनता के साथ वो विश्वासघात करेंगे? सवाल तो ये भी है पूछा जा रहा है। रविंद्र जी, बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का विश्वासघात मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी ने किया था, आपके हिसाब से विश्वासघात होता है ना? नरेंद्र मोदी जी वडोदरा से लड़े थे और बनारस से लड़े थे, 2014 में दोनों जगह से जीते थे। मोदी जी ने कौन सी जनता के साथ विश्वासघात किया था? यदि शब्द विश्वासघात होना चाहिए तो इसका मतलब तो मोदी जी ने भी विश्वासघात किया था। और दूसरी बात, लोकतंत्र के अंदर जो है, कभी भी कोई भी नेता किसी भी व्यक्ति का गढ़ नहीं होता। मैंने कहा कि उनकी पारिवारिक सीटें रही हैं जहां से ट्रेडिशनली उनका परिवार लड़ता रहा है। मैंने गढ़ नहीं शब्द इस्तेमाल किया। ये गढ़ के शब्द जो इस्तेमाल जो है भारतीय जनता पार्टी करती होगी, कांग्रेस नहीं करती। आलोक जी, आप लोग नैरेटिव सेट करिए, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि ये एक ऐसा दांव है जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। अंदाजा नहीं लगा पाई, आपका कहना सही है, लेकिन इन्होंने खुद प्रदर्शित कर दिया कि डर के मारे एक जगह से ये भाग लिए। अगर इनका इतना ही दमखम था, इतना ही विश्वास था, इनको अमेठी लड़ना चाहिए था और प्रियंका गांधी को रायबरेली लड़ना चाहिए था, जिसकी पूरी कवायद बहुत दिनों से चल रही थी, चर्चा में थी। लेकिन इन्होंने लास्ट मिनट में देखा अमेठी में तो मैं हार जाऊंगा बुरी तरीके से, क्योंकि ये वहां पे एमपी रहे 3 टर्म, लेकिन इन्होंने कोई वहां पर इस तरीके का डेवलपमेंट नहीं किया। 10 वर्ष का इनकी सरकार भी था जहां ये बिहाइंड द डोर ये लोग के हाथ में पूरी सत्ता की चाबी थी। लेकिन स्मृति ईरानी ने 5 वर्षों में वहां पर इस तरीके का परिवर्तन किया है, उससे वहां के लोगों में बहुत उत्साह है और बहुत विश्वास है। राहुल गांधी ने अपने सारे फीडबैक लिए, सब जगह से उनको यही संदेश मिला कि भाई यहाँ की नैया पार नहीं लगेगी। तो ये अपनी मां की सीट पर, जहाँ के लोगों ने विपरीत परिस्थितियों में भी, सही कहा जूल साहब ने कि वहां पर विपरीत परिस्थितियों में भी रायबरेली की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया है, तो इनको लगा कि ये मेरा सेफ सीट है, तो ये वहां चले गए। लेकिन स्थिति ये है कि इस बार इनको रायबरेली में भी शिकस्त खानी होगी। नहीं, आप वहां जी, आलोक जी, आप लोग कह रहे हैं कि शिकस्त वहां भी मिलेगी, लेकिन आपने अभी सुना रविंद्र जी ने क्या कहा। पहली बात तो उनका कहना है कि सिर्फ चेहरे बदले गए हैं। पारिवारिक अगर सीट की बात की जाए तो पारिवारिक सीट अब भी बरकरार है। अमेठी से भी जिनको चुनावी मैदान में केएल शर्मा साहब को उतारा गया है, तो केएल शर्मा साहब का इतिहास जो है वो बताता है कि वो कांग्रेस से केवल पार्टी कार्यकर्ता के रूप में नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी से, फर्स्ट फैमिली से लगातार जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में ये कहना कि परिवार का कोई सदस्य नहीं गया, ये गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। आलोक जी, देखिए लावनी जी, ये पारिवारिक सीट और पारंपरिक सीट क्या होता है? कोई सीट किसी की बकौती है क्या? जनता की सेवा करने उतरे हैं। जनता ने अगर आपको खूब प्यार दिया तो आपको 4-5 टर्म रखेगा, नहीं दिया तो चला देगा, जैसा कि राहुल गांधी के साथ किया। रायबरेली इनकी पारिवारिक और पारंपरिक सीट है, लेकिन वहां से भी 2 बार हार चुके हैं ये, शीला कौल और एक और। जी चलिए, यानी सीधे से अब जनता के दरबार में पहुंच चुके हैं। अमेठी टू रायबरेली, कांग्रेस कह रही है कि ये शहमात शतरंज का एक ऐसा खेल है जिसको बीजेपी समझ नहीं पाएगी। बीजेपी कह रही है कि ये डरे हुए हैं, लेकिन ये डर या फिर ये शहमात कहां लेकर जाएगा इस चुनाव को? सुरेंद्र स्वामी जी इससे किस तरह से देखते हैं, उनका रिएक्शन जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा मुझे। ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं, फिर सुरेंद्र स्वामी जी के पास चलेंगे।
तो राहुल गांधी ने अमेठी से रायबरेली का रुख कर लिया है, नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच में चर्चा उठने लगी है कि आखिर राहुल गांधी को अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों जाना पड़ा। और चर्चा ये भी होने लगी है प्रियंका गांधी गुट इससे बहुत नाराज है। ये परिस्थिति कांग्रेस के लिए किस तरीके से आने वाले समय की रूपरेखा तैयार कर रही है, आइए इस परिस्थिति को सुरेंद्र स्वामी जी आप कैसे देख रहे हैं? इसे दांव माना जाए या तनाव माना जाए? नहीं, देखिए लावनी जी, मेरा ये मानना है कि जिस दिन सोनिया गांधी ने ये तय किया था कि वो राज्यसभा में जाएंगी राजस्थान से, उसी दिन ये तय हो गया था कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने इस सबको धोखे में रखा। वायनाड से जो वोटर्स थे उनको धोखे में रखा। वोटिंग की डे तक नहीं बताया कि वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए राहुल गांधी का वहां से चुनाव लड़ना हमको कम से कम पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स को कोई न तो कोई स्ट्रोक लग रहा है और न ही इसमें कोई हमें आश्चर्य हो रहा है। प्रश्न यह है कि अमेठी में 2019 की हार के बाद राहुल गांधी या गांधी फैमिली का कोई भी, प्रियंका गांधी, ये रिस्क लेने की स्थिति में नहीं थे कि वो दोबारा अमेठी से चुनाव लड़ें। फिर जो अमेठी में जो 5 विधानसभा की सीटें हैं वहां पे कांग्रेस को कोई सपोर्ट नहीं है। अब बात रही रायबरेली की, तो उनको एक सीट रखनी थी, लेकिन राहुल गांधी थोड़े रिलेक्टेंट थे। वो कह रहे थे कि भाई मैं वायनाड में हूँ, कंफर्टेबल हूँ, तो मैं नहीं जाऊंगा। वो नहीं लड़ना चाह रहे थे दूसरी सीट से। लेकिन जैसे ही कन्नौज से अखिलेश यादव ने अपना फॉर्म भरा, उसी दिन कांग्रेस के सामने ये समस्या खड़ी हो गई कि अगर गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति यूपी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो यूपी की जो राजनीति है वो समाजवादी पार्टी के हाथ में चली जाएगी। और इसीलिए उन्होंने जब वायनाड में चुनाव खत्म हो गया तो उसके बाद यहाँ से हराए, यहाँ से इनको खड़ा किया है। और इनका यहाँ पर भी कोई एमएलए नहीं है, कोई इनको सपोर्ट नहीं है। जो इनके पुराने समर्थक थे वो सब भाजपा में आ चुके हैं। तो ये सिर्फ रायबरेली में इनको इतना कंसोलेशन है कि ये समाजवादी पार्टी के भरोसे वहां पे रायबरेली में चुनाव लड़ रहे हैं। आज आपने देखा होगा नामांकन के समय भी कांग्रेस से ज्यादा झंडे और कांग्रेस से ज्यादा वहां भीड़ जो थी वो समाजवादी पार्टी के लोगों की थी। अब चुनाव में क्या होगा, देखिए इनकी पारंपरिक सीट रही है और ये लोग कहते हैं भाई इंदिरा जी के जमाने से ये पीछे नहीं जाना चाहते। ये फिरोज गांधी को तो याद ही नहीं करना चाहते कि सबसे पहले पारिवारिक सीट की जो बात कर रहे हैं वो फिरोज गांधी लड़े थे रायबरेली से जी। और लेकिन फिरोज गांधी की तो ये बात ही नहीं करेंगे, ये इंदिरा गांधी से शुरू करेंगे। तो फिरोज गांधी वहां से लड़े, इनके परिवार के लोग लड़ते रहे। लेकिन ऐसा होता है कि चुनाव में न कोई किसी की पारंपरिक सीट होती है और न ही कोई किसी का गढ़ होता है। आप देखेंगे मैनपुरी से भी डिंपल हार चुकी हैं, कन्नौज से भी हार, सब लोग सब जगह से हार चुके हैं। कोई भी ये नहीं कह सकता राजनीति में कि ये मेरा गढ़ है या मेरी पारिवारिक सीट है। जनता जिसको चाहती है उसको जिताती है, जिसको चाहती है उसको हराती है। तो इसलिए दूसरी बात यह है बिल्कुल, लेकिन शुरू से जी आपने महत्वपूर्ण बात की जी। 10 सेकंड में सर कंप्लीट कर लीजिए प्लीज। इस पक्ष में नहीं रही है कि प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के बराबर राजनीति में लाया जाए, क्योंकि वो सब जानते हैं इस बात को कि दोनों बहन भाइयों में कितना अंतर है। अगर प्रियंका गांधी को वो पुश मिलता है जो राहुल गांधी को मिला है तो राहुल गांधी साइडलाइन हो जाएंगे। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं से राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर के भविष्य के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये जो सीट का चयन किया गया है उसमें बहुत ज्यादा स्क्रूटनी हुई है। और यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का जो गुट है वो नाराज चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ प्रश्न है जो रविंद्र जी के लिए होंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो राहुल गांधी अमेठी टू रायबरेली पहुंच चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर रायबरेली ही क्यों। मैं रविंद्र जी आपके पास आ रही हूं। आपने सुरेंद्र स्वामी जी को सुना, उन्होंने 2 बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि एक तो पहले आप लोग पीछे जाइए, फिरोज गांधी का जिक्र उन्होंने किया। 1952 से अगर शुरू करें, 1952 के बाद 57 भी, इसके बाद 67 से शुरू हुआ है इंदिरा गांधी का सिलसिला। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि आप लोग समाजवादियों की ट्रैप में आ गए, आप समझ नहीं पाए हैं।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो दांव खेला गया वो कांग्रेस के लिए कहीं सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा? क्योंकि सपा का अखिलेश यादव का जिक्र उन्होंने किया, आपको भी और सबको पता है कि पहले तेज प्रताप यादव का नाम वहां से था, फिर उसके बाद डिक्लेरेशन के बाद बाकायदा अखिलेश यादव का दोबारा नाम वहां से रखा जाता है। तो समाजवादियों के फेरे में तो नहीं फंस गई कांग्रेस? रविंद्र जी, हाँ जी जी सर बोलिए प्लीज। बोलिए रविंद्र जी। समाजवादी पार्टी के रविंद्र जी, आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर। अब आ रही है जी हाँ अब आ रही है, प्लीज बोलिए। हाँ प्लीज बोलिए जी। कनेक्शन थी थोड़ी। मैं कह रहा हूँ कि यदि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस के नेता के जो है नॉमिनेशन के अंदर आते हैं तो उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहिए, न कि इस प्रकार के नैरेटिव बनाने का प्रयास करना चाहिए कि हम उनके ट्रैप में फंस गए हैं। तो ये चीज बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। परंपरागत सीट गांधी परिवार की रही है बिल्कुल बहुत पहले से। फिरोज गांधी जी का मैंने तो ना तो इंदिरा जी का नाम लिया, ना ही मैंने फिरोज गांधी जी का लिया, मैंने तो गांधी परिवार की बात कही थी। और मैं बिल्कुल इस बात में बिल्कुल एकमत हूँ कि भाई कोई गढ़ किसी का नहीं होता है। और जहां तक बात रही भाई धोखा दिया किसी उसको दे दिया किसी के कार्यकर्ताओं को, वोटर्स को, तो ये फालतू की बेफालतू की चीजें होती हैं। किसी भी नेता को किसी भी नहीं, आप कह रहे हैं कि धोखा नहीं दिया, तो उनका क्या अमेठी में आपने भी देखा था ना वो तस्वीरें, जब तक सस्पेंस बरकरार था कि कहां से राहुल गांधी लड़ेंगे, अमेठी और रायबरेली से कौन चेहरा होगा। अमेठी में राहुल गांधी के लिए बाकायदा उनकी पिक्चर्स लेके कार्यकर्ता वहां थे कि वी वांट कि ही शुड कम हियर, वो यहां से आए, अमेठी से चुनाव लड़े। कार्यकर्ताओं का वो जो मनोबल है, क्या उसको एक धक्का नहीं लगा? इसीलिए कहा जा रहा है कि धोखा धोखा नहीं दिया गया, तो फिर क्या दिया गया? उनको परंपरागत सीट से उन्हें लड़ना था, उन्होंने चूज किया, बात खत्म। अमेठी और रायबरेली को गांधी परिवार अलग नहीं मानता है। ये अलग मानने का ट्रेंड किसी और के साथ में होगा। कल को ये नैरेटिव बनाया जाता है, सुनिए, कल को ये नैरेटिव बनाया जाता, मान लीजिए कि राहुल जी अगर अमेठी से लड़ते हैं ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, यहाँ पर मीडिया इस चीज के ऊपर डिबेट कर रहा होता कि रायबरेली से प्रियंका गांधी क्यों लड़ी, क्या वो डर गई हैं? ये फालतू की चीजें हैं। मैं यही कह रहा हूँ, ये नैरेटिव जो है ना ये नहीं चलेगा। नहीं तो नैरेटिव कौन बना रहा है? ये स्थिति नैरेटिव बना रही है रविंद्र जी। नैरेटिव इसलिए बन रहा है क्योंकि स्थिति ऐसी बन चुकी है। आलोक वत्स साहब इस पर काउंटर आंसर अगर आप कीजिए, वो कह रहे हैं कि बीजेपी नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रही है। कल को अगर प्रियंका गांधी यहाँ से उतरते तो आप दूसरी बातें कह रहे होते। ठीक है रविंद्र जी, थोड़ा सा आलोक जी के पास जाना चाहती हूँ। आपका नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। रविंद्र जी का नेटवर्क प्लीज पुनः उनको जोड़िए हमारे साथ। आलोक जी जी, जो चीजें है वो तो बिल्कुल पाक साफ है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हारे पिछली बार, ये बिल्कुल साफ है। अमेठी में इस बार वो नहीं गए, ये भी साफ है कि वो डर गए वहां जाने से। उनकी जो इंटेलिजेंस और अदर रिपोर्ट थी वो उनको बता दिया कि यहाँ से आपकी जीत इस बार भी संभव नहीं है। माता जी के उनके स्वास्थ्य के कारण उनको रायबरेली छोड़ना पड़ा, तो वो वहां पर उसको सेफ सीट मानते हुए वहां आ गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो हालत उनकी अमेठी में हुई थी वही हालत उनकी इस बार फिर से रायबरेली में भी होने जा रही है। जीत की कहीं से कोई संभावना नहीं है। आप कह रहे हैं जीत की कोई संभावना नहीं है, लेकिन रायबरेली को लेकर अगर इतिहास के पन्ने उठाए जाएं तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी कमाल नहीं कर पाई है। तो ऐसा कौन सा इस बार पॉइंट है जिसे लेकर आप ये कह सकते हैं कि रायबरेली में भारतीय जनता पार्टी का कमल इस बार खिलेगा? ये इस बार भारतीय जनता पार्टी का लावनी जी ऐसी जगह कमल खिलने जा रहा है जहां कभी कमल नहीं खिले था। केरला में खिलने जा रहा है, तमिलनाडु में प्रचुर मात्रा में खिलने जा रहा है। हमारा काम बोलता है, हमने काम किया है जनता के लिए। हमने देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में विश्व में कायम किया है। तीसरी की तरफ हम पूरी पुरजोर ढंग से लगे हुए हैं लाने में। और सारी रेटिंग एजेंसी वर्ल्ड की आज एक स्वर से कह रही है, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड द सेफेस्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए एफडीआई का फ्लो जो आ रहा है इंडिया में वो आज तक कभी नहीं आया था। तो हम और जो जन कल्याणकारी
कार्य हमने किए हैं जनता के लिए, गरीब वर्ग के लिए, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए, ठीक है, उस सब से हमको पूरा विश्वास है कि हम 400 पार जाएंगे। ये तो लड़ रहे हैं सर्वाइवल के लिए, हम लड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए। मेरी बातों को नोट कीजिए आप, ये सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रविंद्र रहे हैं। जी, आप लोग सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगाने के लिए लड़ रही है, वो सरकार बनाने के लिए लड़ रही है। ये महत्वपूर्ण बात कही है अशोक वत्स ने, इस पर आपका काउंटर आंसर लूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मैं ले लेती हूँ, फिर रविंद्र जी आती हूँ आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक। रविंद्र जी, ब्रेक के बाद सीधे आपके पास आ रही हूं, और जैसा कि आलोक जी ने कहा कि कांग्रेस या राहुल गांधी इस वक्त सर्वाइवल के लिए ये फाइट कर रही है, जबकि बीजेपी सरकार बनाने के लिए कर रही है। प्रश्न इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि अमेठी से अगर रायबरेली राहुल गांधी पहुंच जाते हैं तो ये कहा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी को ये डर था कि अमेठी में अगर वो हार जाते हैं तो आने वाला उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि यदि आपकी बात को 1% भी मैं सही मानूं तो इसका मतलब तय मान करके चल रही है कि राहुल जी रायबरेली से जीतने वाले, इसलिए उन्होंने जीतने वाली सीट को चुना। समझिए इस बात को। मैं तभी बताने की आपको प्रयास कर रहा था कि ये डर नहीं, ये एक स्ट्रेटजी है। हमने दोनों सीटों पर चुनाव लड़ना था, एक जगह पे हमने खुद लड़ा, एक जगह पे हमने हमारे प्रतिनिधि को उतार दिया। उसमें कोई दृष्टिकोण की दिक्कत किसी प्रकार की नहीं है। और जहां तक बात सर्वाइवल की राजनीति की बात है, सर्वाइवल की लड़ाई इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब की बार 400 पार, जहां से नारा इनका प्रारंभ हुआ था वहां पर अब मोदी जी खुद नहीं बोलते हैं। पहले कहते थे भाजपा 400 जीतने का काम करेगी, मोदी जी कहते हैं एनडीए की सरकार बनेगी। ये खुद इस आशा को खो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो इस बात को मानिए कि इंडिया शाइनिंग का नारा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का धराशायी हुआ था, उसी प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी का नारा इस बार जो अब की बार 400 पार है जो, वो धराशायी होने का काम करेगा। नॉर्थ में भारतीय जनता पार्टी हाफ हो चुकी है, साउथ में भारतीय जनता पार्टी साफ हो चुकी है। ये इस बात को माने, ये इस बात को ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज के दिन ये केवल अहंकार इनके सिर के ऊपर जो चल करके घूम रहा है। जनता की ना समस्याओं को सुनने के लिए तैयार है, ना उनको समझने के लिए तैयार है। इनका जनता जो हश्र करेगी, रविंद्र जी, वो इतिहास आपने कहा कि जनता की समस्या सुनने के ये लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज आपने अगर स्मृति ईरानी को सुना हो तो उन्होंने सीधे सीधे कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर हमला किया कि आज आप जिस सड़क पर चल रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, या जिस सड़क से चलकर आप आए हुए हैं, जिन गलियों में, जिन रास्तों पर आप घूम रहे हैं वो गड्ढों से पटे हुए रहते थे। अगर इस सड़क को किसी ने बनवाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने बनवाया है। जिन महिलाओं के बीच में आज जाकर वोट की अपील की जा रही है, उन महिलाओं के लिए अगर शौचालय के बारे में सोचा तो वो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा है। तो विकास का काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो आपका दम कहां पर दिखेगा? ये प्रश्न स्मृति ईरानी पूछ रही है। स्मृति ईरानी जी, दिक्कत यह है कि 2014 से पहले सो रही थी, 2014 के बाद इनके लिए ये देश आजाद हुआ है। जिस समस्या से भारतीय, लेकिन काम तो हुआ है ना साहब। 2014 में वो सो रही थी, तो 2014 में जो 2014 में वो हारी थी। 2019 की तस्वीरें आप देखिए ना, 2019 से 2024, रविंद्र जी, 2014 से 2019 और फिर 2019 से 2024 की परिस्थिति में फर्क आया। देश को आजादी के मुकाम तक लेके जाने वाली पार्टी है कांग्रेस। इनको तो 2014 से पहले देश की आजादी नहीं दिखती, इनको तो अपनी पुरानी खुद की सरकार नहीं दिखती। इनके लिए सब 2014 में आप लोगों की हार का, 2014 में रविंद्र जी आपकी हार का जो कारण था ना, वो कारण आपके खुद के लीडर्स ने आपको बता दिया था। AK एंटनी साहब की रिपोर्ट का जिक्र बार बार करना पड़ता है, और आप अगर स्मृति ईरानी ने तो हमला किया, वार प्रतिवार चला, लेकिन सच्चाई ये है कि अमेठी में जिस तरीके से विकास हुआ है वो 2019 से 2024 के बीच दिखा है। लोगों ने ये देखा है, वहां जाने वालों से पूछिए कि किस तरीके से काम हुआ है। तो काम के दम पर ही तो भारतीय जनता पार्टी जमीन पर काम उतरी हुई है। आलोक वत्स जी, ठीक है, आलोक जी काउंटर आंसर जल्दी से प्रेसिडेंट जी के पास जाओगे, आगे सामने कर दीजिए जरा आलोक जी को। जी देखिए लावनी जी, हम पूरे देश में जब हमने नारा दिया था सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, हमने उसको निभाया है। पूरे देश में जो भी हमारे जन कल्याणकारी नीतियां थी,
चाहे वो शौचालय के मामले में हो, चाहे वो मकान के मामले में हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड के मामले में हो, चाहे वो राशन के मामले में हो, चाहे वो मुद्रा लोन के मामले में हो, ये जन कल्याणकारी जितनी भी कार्य थी, चाहे वृद्धा पेंशन का मामला हो, हमने कोई जातिगत या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया। जिसकी भी पात्रता बनी, जो भी उसके लायक था, उसको वो चीजें हमने मुहैया कराई हैं और आज तक करा रहे हैं। तो आज हमने अल्पसंख्यकों में भी अच्छी डेट कर दी है, 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, हलाला से मुक्ति दिलाई और महिलाओं के अंदर एक अपनी पैठ बनाई। लेकिन आज तक कांग्रेस ने सिर्फ मुसलमानों को बरगला के रखा था, उनको इस्तेमाल किया था, उनको झूठी दिलासाएं दी थी, कभी भी उनका उत्थान नहीं किया। 1980 में, 74 में, उसके बाद इंदिरा गांधी ने कहा था इंदिरा लाओ गरीबी हटाओ, गरीबी हट गई। आज जितने भी कार्य हमको करने पड़ रहे हैं वो इनकी देन है। अगर इन्होंने गरीबी हटा देती, हमको गरीबी हटाने का कवायद नहीं करना पड़ता। सुरेंद्र स्वामी, अगर ये नौकरियां प्रोवाइड करते थे तो हमको नहीं करना पड़ता। सुरेंद्र स्वामी जी, सच और झूठ बहुत बारीक सा अंतर होता है और उसी का ही आकलन करना होता है। आज चुनावी परिस्थिति कुछ ऐसी ही बन चुकी है, खास तौर से जब अमेठी राहुल गांधी छोड़कर रायबरेली जाते हैं तो प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ये एक भले ही कांग्रेस की तरफ से कहा जाए कि ये शय और मात का एक ऐसा खेल है जिसमें राहुल गांधी उसमें महारत हासिल कर चुके हैं, शतरंज के इस खेल के वो खिलाड़ी हैं, लेकिन खिलाड़ी तो है वो, साथ साथ सवाल ये पूछा जा रहा है कि प्रियंका गांधी का जो गुट है वो नाराज हो गया है। प्रियंका गांधी को ना उतारकर कांग्रेस ने एक और मैसेज देने का प्रयास किया है और वो मैसेज ये है कि राहुल गांधी का पॉलिटिकल करियर तभी तक बचा हुआ है जब तक प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में नहीं है। नहीं, देखिए, जहां तक दोनों बहन भाइयों की बात है, उनके आपस में कोई ऐसे रिश्ते खराब हैं या इस तरह की सोच है, वो तो सामने नहीं है। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में 2 गुट हैं जो इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस की जो आज ये स्थिति हो गई है, अगर इसमें प्रियंका गांधी होती तो शायद ये स्थिति नहीं बनती। वो उसको राहुल गांधी से बेहतर नेता मानती हैं और चूंकि वो मानती है इनके कार्यकर्ताओं का एक गुट, तो इसीलिए सोनिया गांधी नहीं चाहती हैं कि प्रियंका गांधी को पॉलिटिकल पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आगे लाया जाए। जहां तक प्रश्न ये है कि कांग्रेस की आज यूपी में स्थिति क्या है। 2019 के चुनाव में 7% वोट मिले, एक सीट केवल एक सीट मिली थी, बिल्कुल। और 2022 के विधानसभा चुनाव में कुल 2.5% वोट मिले। तो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो है ये समाजवादी पार्टी के दम पर है। बहुजन समाज पार्टी ने भी रायबरेली में एक यादव कैंडिडेट खड़ा कर दिया है और आप तो जानती हैं समाजवादी का मतलब MY है, तो वहां भी यादव है, बसपा का भी यादव कैंडिडेट आ गया है। तो ये राहुल गांधी के लिए इतना केक वॉक नहीं होने वाला है जितना ये सोचा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल, कुछ समय की सीमाएं हैं, इसलिए मुझे इस चर्चा को यहीं खत्म करना होगा। थैंक यू सो मच, आप सभी हमारे साथ जुड़े, अपनी अपनी मन की बात हम तक रखी। इतना जरूर है कि चुनावी जो माहौल है वो बहुत दिलचस्प हो चुका है, क्योंकि अमेठी से रायबरेली राहुल गांधी का जाना, और खास तौर से ऐसे समय में जब ये लगातार कहा जा रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार के साथ तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाली है, जब ये लगातार कहा जा रहा हो कि 2014 के बाद 2019 में देखा गया कि कांग्रेस का सुपड़ा कैसे धीरे धीरे साफ हुआ, ऐसे समय में अगर उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से राहुल गांधी यहां पर चुनावी ताल ठोकते हैं और अगर वो हार जाते हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी ट्रॉफी होगी। क्या कुछ होगा 4 जून को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें बहुत दिलचस्प रहेंगी। चुनावी तस्वीरें लगातार आपके बीच रखते रहेंगे, चर्चा ऐसे ही करते रहेंगे, हमारे साथ जुड़िएगा जरूर। फिलहाल रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। प्रचंड बहुमत से हारने जा रहे हैं। अरे डरो मत, भागो मत, स्मृति ईरानी की नींद उड़ा देंगे।